gracious, the most merciful. Respected students, friend, follower. Today we are going to discuss remaining part of our yesterday assignment. Our assignment was coherence and cohesion. Halliday and Hassan taxonomy cohesive device. Halliday and Hassan terminology, taxonomy. So we are going to discuss. We have already discussed about conjunction. Conjunction means when two sentence we want to join two sentence, you know that we need certain words, and these are in great number. There are so many. We have to just remember like but, though, and you could say whom, whose. Like these are the conjunction, and we can conjunct. We can join two sentences with it. We can even join two words as well. Conjunction. A word or group of words used to connect words. यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो वर्ड्स को कनेक्ट करता है. आज आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट इज कोलोकेशंस. कोलोकेशन क्या होती है, कंजंक्शन क्या होता है, हम इसमें इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे. अ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड, फ्रेज और क्लास. यानी किसी क्लास को, किसी फ्रेज को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कंजंक्शन होती है, और उनकी फिर आगे मजीद इनको कैटेगराइज किया गया. मार्क सर्टन रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस सेंटेंसेस. 4 कैटेगरीज हैं इसकी. एडिटिव हो सकती है, एडवर्सिटिव हो सकती है. एडवर्सिटिव मीन कि कंट्रास्ट जो बताती है. एडिटिव मीन कोई चीज़ ऐड करती है. ऐड का मतलब होता है इजाफा करना. यानी अगर आप किसी सेंटेंस में कुछ इजाफा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई तो कनेक्टर होगा ना, तो वो हम यूज़ करेंगे. एडवर्सिटिव जब हम कोई कॉन्ट्रास्ट रिमार्क देना चाहते हैं उसके लिए भी हमारे पास एक खास कंजंक्शन होता है. और काजुअल, कोई काजुअल कोई हम बात करना चाहते हैं, कोई काज बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी कोई है. इसके बाद टेम्पोरल, कोई वक्ती बात, देन फिर जैसे होता है, और नाउ देन, ये सारे टेम्पोरल हैं. इसको कहते हैं टेम्पोरल विच इज रिलेटेड टू टाइम. जो टाइम से रिलेटेड होते हैं उनको टेम्पोरल कहते हैं. ये भी कनेक्टर. फॉर द होल, इसकी मिसालें दी गई. फॉर द होल डे ही क्लाइंब्ड अप द स्टीप माउंटेन साइड almost without stopping. For the whole day he climbed up the steep mountainside almost without stopping. ये नीचे देखिएगा एंड इस्तेमाल हुआ है. एंड इन ऑल दिस टाइम ही मेट नो वन. यानी अगर इसके साथ कोई और इजाफा करना है, ये तो पूरा एक सेंटेंस है ना, कि सारा दिन वो किसके माउंटेन साइड पर, जो स्टीपी माउंटेन साइड पर ऑलमोस्ट विदाउट, बगैर रुके वो चढ़ता रहा. यानी उसने क्लाइम अप का मतलब होता है ऊपर चढ़ना. अब इसमें अगर कोई चीज़ आप और इजाफा कर रहे हैं, आगे मजीद इसके कुछ लिखना है, लिख लें ये सेंटेंस. फॉर द होल डे ही क्लाइम्ड अप द स्टीप. स्टीप होता है जो ढलवान होती है, स्लोप जैसी होती हैं. स्टीप माउंटेन साइड, सारा दिन वो ऊपर चढ़ा स्टीपी माउंटेन साइड पर ऑलमोस्ट विदाउट, बगैर रुके. एंड अगर आप इसमें कोई और इजाफा करना चाहते हैं तो वो यानी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो हम एडिटिव इस्तेमाल करेंगे, कंजंक्शन. ये एंड जो है ये एडिटिव है, ये मजीद इजाफा करने के लिए इस्तेमाल होती है. इसे कहते हैं एडिटिव कंजंक्शन. एंड इन ऑल दिस टाइम ही मेट नो वन. और इस वक्त वो किसी से भी नहीं मिला. ठीक है जी. एक तो ये कर सकते हैं ऐड, फिर हम और भी ऐड कर सकते हैं अगर कंट्रास्टिव रिमार्क्स देने हैं तो. येट ही वॉज हार्डली अवेयर ऑफ बीइंग टायर्ड. आगे मजीद ये भी ऐड कर सकते हैं. इसे कहते हैं एडवर्सिटिव, जिसे कंट्रास्टिव कहते हैं, जो कंट्राडिक्शन बताता है. येट के क्या बताता है, कंट्राडिक्शन, कंट्रास्ट आर्गुमेंट देना चाहते हैं. येट ही वॉज हार्डली अवेयर ऑफ बीइंग टायर्ड. और तब भी वो हार्डली अवेयर था टायर्ड होने से. यानी वो बिल्कुल अवेयर नहीं था कि वो इतना काम करने के बाद वो थक जाएगा. या आप एंड वाला ऐड कर लें या आप येट वाला ऐड. अगर एंड वाला ऐड करेंगे तो इसे एडिटिव कंजंक्शन कहेंगे. अगर येट वाला ऐड करेंगे तो इसे एडवर्सिटिव कहेंगे. आगे फिर कैजुअल है. अगर आप कैजुअल वाला कोई कॉज बताना चाहते हैं, सो बाय द नाइट टाइम द वैली वाज फर बिलो हिम, तो सो वाला ऐड करेंगे तो इसे कहते हैं कैजुअल. यानी कोई काज बताना चाह रहे हैं. सो जो है वो काज के लिए इस्तेमाल होता है.
देन टेम्पोरल, मैंने बताया टाइम से रिलेटेड। देन एज डस्क, डस्क होता है शाम होना, एज डस्क फेल, जैसे ही यानी वो शाम हुई है, ही डोंट टू रेस्ट, ही सैड डोंट टू रेस्ट। देन किसके लिए इस्तेमाल होता है? टेम्पोरल के लिए। ये काइंडली मेरे साथ जरा रिपीट करें, ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है एडिटिव, एक है एडवर्सिटिव, एक है कैजुअल और एक है टेम्पोरल। एंड किस लिए इस्तेमाल होता है? व्हेन यू वांट टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन। येट किस लिए इस्तेमाल होता है? व्हेन यू वांट टू गिव कॉन्ट्रास्टिव एंड एडवर्स इंफॉर्मेशन, आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं जो पीछे बात है, येट। सो कॉज बताने के लिए, देन टाइम बताने के लिए टेम्पोरल। एडिटिव टाइप, द एडिटिव इज अ काइंड ऑफ कंजक्शन रिलेशन विच इज क्लोजर टू कोऑर्डिनेशन। एडिटिव जो है वो ऐसा कंजक्शन है, वो किसके लिए है? काइंड ऑफ कंजक्शन रिलेशन विच इज क्लोजर टू कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि दोनों के दरमियान, दोनों का रिलेशन बताना, कोऑर्डिनेट करना, दोनों को ज्वाइन करना और बराबर एक लेवल पे करना उसको, कोऑर्डिनेट। एडिटिव वर्ड्स आर सच एज एंड, आल्सो, नार, एल्स, मोरओवर, इन एडिशन, बिसाइड, बाय द वे, दैट। जैसे बोलते बोलते हम कहते थे बाय द वे वेयर आर यू, आई एम गोइंग टू होम, बाय द वे वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू होम, बाय द वे वेयर आर यू गोइंग। यानी उसके साथ एडिशन कोई करना है तो आप बाय द वे करेंगे, दैट, लाइकवाइज, सिमिलरली, कन्वर्सली, दस, फॉर इंस्टेंस, आल्सो, नॉर, मोरओवर, एंड। ये सारे एक एडिशनल, एक कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन, एक इजाफा करने के लिए सेंटेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको कहते हैं एडिटिव टाइप। माई क्लाइंट से ही डज नॉट नो हिज विटनेस, मेरा क्लाइंट कहता है कि वो अपने विटनेस को नहीं जानता। ही डज नॉट नो हिज विटनेस। फर्दर, अब देखें इजाफा किया ना, एक मजीद इंफॉर्मेशन आपने अगर देनी तो फिर आप फर्दर का इस्तेमाल करेंगे। और ये साथ साथ क्या, ये साथ साथ वर्क करते हैं कोहेसिव डिवाइस का भी। माई क्लाइंट से ही डज नॉट नो हिज विटनेस, वो अपने विटनेस को नहीं जानता। फर्दर ही डिनाइज एवर हैविंग सीन हर, perhaps she missed her trains or else she has changed her mind, और else देखें ये भी इजाफा करने के लिए। तो हम इन चीज़ों को पहचानेंगे कहाँ पे उसने कोहेसिव डिवाइसेस यूज़ की हैं, क्या वो एडिटिव हैं, क्या वो काजुअल हैं, क्या वो टेम्पोरल हैं। वी हैव टू चेक एंड दीज आर द डिवाइसेस, वी हैव टू पिक इट अप। आपको मैं वर्क दूंगा, एक टेक्स्ट दूंगा कल होमवर्क के लिए, आपने उसमें से मुझे ये डिवाइसेस जो है फाइंड करके बतानी है। Adversative type. The basic meaning of the adversative relation is contrary to expectation. यानी जो ऊपर एक्सपेक्टेशन चल रही होती है उसके जब कॉन्ट्रेरी बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्सिटिव टाइप। एडवर्सिटिव वर्ड्स आर सच एज येट, बट, however, despite this, on other hand, in fact, instead, either way, एनी वे, नेवरदलेस, रैदर। ये सारे आप याद रखें, ये एडवर्सिटिव हैं। जब आप कॉन्ट्रास्टिव कोई आर्गूमेंट देते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, वी यूज दीज कॉन्ट्रास्टिव और एडवर्सिटिव टाइप। ऑल द फिगर्स वर करेक्ट, सारे फिगर जो थे, सारी जो हिसाब किताब सारा ठीक था। दे हैड बीन चेक्ड, दे हैड, ऑल द फिगर वर करेक्ट, दे हैड बीन चेक, उनको चेक किया गया। येट द टोटल कम आउट रॉन्ग, येट क्या, यहाँ पे कंट्रास्ट इस्तेमाल हुआ, येट द टोटल कैम आउट रॉन्ग। सारा हिसाब तब ठीक था, चेक किया गया, लेकिन फिर भी, तब भी, येट का मतलब था तब भी टोटल रॉन्ग आ गया। तो इट इज गिविंग यू कंट्रास्टिव एडवर्सिटिव आइडिया। वी मे बी बैक टुनाइट, आई एम नॉट श्योर, ईदर वे यू जस्ट मेक योरसेल्फ एट होम। यू मे बी बैक एट टुनाइट, आई एम श्योर, आई एम नॉट श्योर। वी मे बी बैक टू नाइट, शायद हम वापस आ जाएं, आज रात वापस आ जाएं। मे बी का मतलब होता है शायद हम आज रात वापस आएं। आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है। ईदर वे, जो भी हो, ईदर वे का मतलब होता है जो भी रास्ता हो या जो भी हो या जो भी मुमकिनात हो,
या जो भी हो, आपने कहना यू जस्ट मेक योर होम, जस्ट मेक योर सेल्फ एट होम, लेकिन आपने वो कहता है घर ही रहना है। कैजुअल, ये टाइप ऑफ कंजक्शन कौन सी है? कैजुअल, जो कॉज बताती है, जो वजह बताती है, कोई रीजन बताती है, उसके लिए इस्तेमाल होती है, इसे कहते हैं काजुअल। काजल, काजल रिलेशन इन्वॉल्व द प्राइमरली रीजन। इसका इब्तदाई मकसद, बुनियादी मकसद क्या होता है? ये रीजन बताती है, रिजल्ट, पर्पस, रिलेशन बिटवीन द सेंटेंस। आपको पर्पस, रीजन जो है वो। कैजुअल वर्ड कौन से हैं? सो, दस, हेंस, देयरफॉर, राइज आउट ऑफ दिस, ये लिख लें। कैजुअल कौन कौन से हैं? सो, thus, hence, therefore, arising out of this, in that case, otherwise, because, as a result, on this basis, accordingly. So these are the causals. These tell you reasons why something is gonna happen. You are not leaving, are you? तुम नहीं छोड़ के जा रही हो, तुम छोड़ के नहीं जा रही हो, क्या तुम जा रही हो? Because, क्योंकि I have got something to say to you. क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ कहना है, तुम अभी छोड़ के नहीं जाओगी क्योंकि मैंने कुछ तुम्हें कहना है, ये मतलब है। I was not informed, otherwise I should have taken some action. मुझे बताया ही नहीं गया था, नहीं तो मैं कोई एक्शन ले लेता। I should have taken some action, मैं कोई एक्शन ले सकता था। अदरवाइज यहां पे कैजुअल है। टेम्पोरल, ये टेम्पोरल जरा लिख लें, जो टाइम बताते हैं। देन, नेक्स्ट, आफ्टरवर्ड, प्रीवियसली, फाइनली, एट लास्ट, मीनवाइल, नेक्स्ट डे, फर्स्ट, फ्रॉम नाउ ऑन, सम अप, इन शॉर्ट, हेंस फॉरवर्ड, हिदरटू, अप टू नाउ, दिस टाइम, ये सारे क्या हैं? ये आपको टेम्पोरल है। दीज आर द टेम्पोरल टाइप कंजक्शन, दीज टेल यू टाइम्स। देन, जैसे देन का मतलब होता है ना फिर, नेक्स्ट का मतलब भी टाइम, आफ्टरवर्ड उसके बाद, प्रीवियसली पिछला, फाइनली आखिर, एट लास्ट आखिर का, मीनवाइल उसी दौरान, उसी असना में, नेक्स्ट डे अगले दिन, फर्स्ट, सम अप, शॉर्ट, हेंसफोर्थ, कंक्लूजन में वो जैसे कहा जाता है ताहम, होएवर, हिदरटू का मतलब होता है देयरफॉर में आता है, अप टू नाउ, दिस टाइम। अच्छा, ये सारे क्या है? ये टेम्पोरल है। द वेदर क्लियर्ड, नीचे मिसाल मैं पढ़ रहा हूं इसकी एग्जाम्पल। द वेदर क्लियर्ड जस्ट एज द पार्टी अप्रोच द समिट। अंटिल देन, उस वक्त तक कहता है। दे हैड बिन, अंटिल देन भी टेम्पोरल है। दे हैड बिन नथिंग ऑफ द पेनोरमा अराउंड देम। एट लास्ट, आखिरकार, ही फिनिश द रिहर्सल फॉर हिज रोल। एट लास्ट क्या है यहाँ पे? ये भी टेम्पोरल है। कंजक्शन की दो टाइप होती हैं, उसने बताई है। कोऑर्डिनेशन होती है और सबऑर्डिनेट होती है। ठीक है जी। कोऑर्डिनेट जो है वो दोनों को मिलाती है, और जो सबऑर्डिनेट होती है वो कंजक्शन वो होती है, वो इसलिए यूज़ होती है कि एक क्लास को कंजक्ट करती है, जोड़ती है ऐसी क्लास को जो सबऑर्डिनेट होती है। और सबऑर्डिनेट जो होती है वो क्लास खुद कोई मानी नहीं देती, लेकिन जब उसे जोड़ दिया जाता है प्रिंसिपल बड़ी क्लास के साथ तो वो कोई मानी देती है। कनेक्ट वर्ड, फ्रेज और क्लास आर इक्वल ग्रामेटिकल, जब दो क्लासें जो हैं इक्वल रैंक में हो। कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है दोनों इक्वल। तो जब दोनों क्लासें मिसाल के तौर पर दोनों वो इंडिपेंडेंट हैं और दोनों वो इक्वल रैंक की हैं, तो उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास को जोड़ने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं ये वर्ड्स जो है, फॉर, एंड, नार, बट, येट। आई यूज्ड फोनिक इन लर्निंग टू रीड एंड सो डिड यू। एग्जाम्पल, दो ही सीम टू बी टायर्ड, यहां पे क्या आएगा? येट। दो के साथ क्या आता है? येट आता है मोस्टली। दो आई एम इल येट आई विल हेल्प यू, अगरचे मैं बीमार हूं तब भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो ही सीम टू बी टायर्ड, ही डिड नॉट रिफ्यूज टू गो आउट। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन सी होती है? कनेक्ट क्लास दैट आर सबऑर्डिनेट इंपॉर्टेंस टू द इंडिपेंडेंट क्लास आर सम एलिमेंट इन द मेन क्लास। यानी अगर आप प्रिंसिपल बड़ी क्लास इंडिपेंडेंट क्लास के साथ कोई डिपेंडेंट जो उस पर इंहिसार कर रही है, उस क्लास को जोड़ने के लिए कोई अगर आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो नीचे उसने बताए हैं ये है, आल दो, एक्सेप्ट, दो, व्हाइल, इफ, वेदर, एज इफ, वेयर एवर, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, आफ्टर, एज लॉन्ग एज सून एज। तो व्हाट, ये सारे जो हैं, व्हेन, ये सारे इस्तेमाल होते हैं।
हेलिडेल हसन टैक्सोनॉमी ऑफ कोहेसिव डिवाइस। लिक्सिकल कोहेजन, एक होती है लिक्सिकल, होती है अल्फाज की कोहेजन। अचीव्ड बाय द सिलेक्शन ऑफ द वोकैबुलरी, अगर आप वोकैबुलरी जो है बड़ी अच्छी तरह यूज करेंगे तो तब भी कोहेजन बन जाएगी। देखें, आप लिखें और आपको अगर ये इन चीज़ों का ना पता हो तो आप बहुत सारी मिस्टेक करेंगे। टाइप ऑफ द लिक्सिकल कोहेजन, रीआइट्रेशन का मतलब लिखें किसी चीज़ का रिपीट करना बार बार। जब आप किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं तो उसे कहते हैं रीआइट्रेशन। एक सर्कल में कोई चीज़ जो बार बार रिपीट कर रही है उसे कहते हैं रीआइट्रेशन। कोलोकेशन का मतलब लिखें, ये होते हैं, कोलोकेशन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट यूजुअली गो टुगेदर, जो अक्सर इकट्ठे बोले जाते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूं, हैवी रेन, डीप थॉट, ठीक है, हैवी रेन, डीप थॉट। आप स्ट्रॉन्ग रेन नहीं आप कह सकते, वो अजीब लगेगा, मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग रेन ही अजीब लगेगा। यानी ये कोलोकेशंस जो होती हैं जो इंग्लिश स्पीकर जो हैं यूज़ करते हैं, कोलोकेशंस, और ये इकट्ठे यूज़ होते हैं। लिख लें, कलेक्शन ऑफ वर्ड, कोलोकेशन इज अ कलेक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट यूजुअली गो टुगेदर, जैसे डीप थॉट, हैवी रेनिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं जो इकट्ठी यूज़ होती हैं, इसको कहते हैं कोलोकेशंस। और कोलोकेशन की भी आगे बहुत सारी मिसालें हैं, ठीक है। कोलोकेशन को भी हम बड़े लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं। कोलोकेशन जो है वो हम बना सकते हैं, उसको फॉर्म कर सकते हैं। लिख लें कोलोकेशन, वैसे आम जो मैं लिखवा देता हूँ वो लिख लें, डीप थॉट, डीप फीलिंग, वेरी नाइस, डीप पॉकेट, ठीक है, डीप स्लीप, डीप ट्रबल, हैवी रेन, हैवी स्लीपर। यानी ये तो मैंने मिसालें दी हैं, इसके अलावा आप जितनी मर्जी सोच लें। जो कोलोकेशंस जो होती हैं ये कलेक्टिवली यानी ग्रुप की शक्ल में इस्तेमाल होती है, और ये एक्सप्रेशन लेवल पे भी हो सकती है, ठीक है। ये आप नाउन और नाउन से बना सकते हैं, नाउन वर्ब से बना सकते हैं, वर्ब नाउन से बना सकते हैं। कल मैंने तकरीबन कोई छः न्यूज़पेपर लिए हैं, 6 न्यूज़पेपर का मैंने एनालिसिस किया है। उसमें मैंने 6 न्यूज़पेपर का जब एनालिसिस किया तो हर न्यूज़पेपर जो है वो अलहदा किस्म की कोलोकेशन यूज़ करता है। हर न्यूज़पेपर जो है वो एक सेपरेट सिलेक्शन रखता है। मिसाल के तौर पर मैं कल की आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ कि मैंने एक न्यूज़पेपर है पाकिस्तान में, वो होता है पब्लिश यहाँ पे पाकिस्तान से निकलता है, नाम है उसका, उस न्यूज़पेपर का नाम है पाक ऑब्जर्वर। अब पाक ऑब्जर्वर जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है वो बड़े लंबे लंबे एक्सप्रेशन यूज़ करता है, यानी वो 3 एडजेक्टिव जो है वो एक वर्ड के साथ बाज़ बात यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने जो पॉइंट आउट किया है वो मैं आपको लिखवाता हूँ। एक तो वो यूज़ करते हैं, वर्बल नाउन बहुत यूज़ करते हैं, जैसे प्रोवाइडिंग, प्रोसीडिंग, सेइंग, डेवलपिंग, ठीक है, इस तरह की चीज़ें वो बहुत यूज़ करता है। और फिर मैंने और पॉइंट किया, जैसे डेवलपिंग वर्ड, कॉरिडोर ऑफ पावर, ठीक है, नाउन को क्लब करता है। तो ये इसको मैंने ना बड़ा डीपली इन सारी न्यूज़ जो 6 न्यूज़पेपर है इनका मैंने एनालिसिस किया। डॉन न्यूज़पेपर भी उसमें शामिल थी, उसका भी मैंने एनालिसिस किया। अब उसने एक वर्ड यूज़ किया है, यहाँ पे मैं आपको लिखवाता हूँ, अब देखिएगा खुद, वो भी इस तरह उसने क्लब किया उसको कि वो बहुत लंबा एक ऐसे लगता है कि कोई एक्सप्रेशन है, उसने उसको इतना लंबा ज्वाइन कर दिया है। तो वो क्या करते हैं, नोमिनलाइजेशन करते हैं। नोमिनलाइजेशन का मतलब होता है दे आर चेंजिंग पार्ट ऑफ स्पीच, और ज़्यादा नाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। अखबार मैंने देखा है कि अखबार जो मैक्सिमम नाउन कंटेंट वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं और फंक्शनल वर्ड कम यूज़ करते हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फंक्शनल वर्ड्स क्या होते हैं, कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं, कंजक्शन की अलग असाइनमेंट भी पढ़ेंगे, वो आपके कोर्स में भी है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ लेक्सिकल कोहेजन्स। टाइप ऑफ लेक्सिकल कोहेजन्स, रीआइट्रेशन क्या है, देखिएगा। जो वर्ड जो है ना, जो रिपीट हो रहा है, एक ख़ास वर्ड है, जैसे मैंने एक दफ़ा मिसाल दी थी कि एक ख़ास वर्ड है, अगर उसके बारे में इशारे आपको इम्प्लीसिट सिग्नल मिल रहे हैं, एक्सप्लिसिट नहीं, इम्प्लीसिट सिग्नल मिल रहे हैं, तो वो सारी कोहेसिव डिवाइस में वो भी आती है।
कोहिजन में आता है। A form of the lexical cohesions which involves the repetition synonyms are near synonyms, superordinate and general noun। यानी वो या तो उसका मानी इस्तेमाल कर लिया जाए या उसके साथ कोई लिंक या उसका कोई इशारा या कोई उससे मिलता जुलता वर्ड इस्तेमाल कर लिया जाए, एक वर्ड जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो भी कोहिजन में आता है। उसको कहते हैं लिक्सिकल कोहिजन। लिक्सिकल का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी, वोकैबुलरी को कहते हैं लिक्सिकल। पोल्यूशंस ऑफ आवर एनवायरनमेंट, जैसे मैं पोल्यूशन की बात कर रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा, मैं इसके बारे में पढ़ने लगा हूं तो एक छोटा सा पैरा है। पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट हैज अक्कर्ड फॉर सेंचुरीज, यानी पोल्यूशन जो एनवायरनमेंट की है वो सेंचुरी से हो रही है या होती है। बट इट हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट हेल्थ। अब पोल्यूशन के साथ हेल्थ जो है किसी ना किसी तरीके से जुड़ा है। कैसे जुड़ा है कि अगर मैं पोल्यूशन की बात कर रहा हूं तो इट इज समहाउ इट इज रिलेटेड टू हेल्थ एज वेल। अगर पोल्यूशन है तो हेल्थ खराब होगी। बिकम अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, तो ये क्या है, उसकी रीआइट्रेशन हो रही है। पोल्यूशन जो है, जो हमारा एक वर्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इट इज रीआइट्रेटिंग इट एंड ओनली विद इन द लास्ट सेंचुरी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, यानी पीछे बात की मैंने पोल्यूशन की, फिर मैंने एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, तो ये भी उससे पोल्यूशन से रिलेटेड है। कंट्रीब्यूट अ रेस्पिरेटरी डिजीज, एंड जब पोल्यूशन होती है तो रेस्पिरेटरी डिजीज आती है, एंड लंग कैंसर्स इन अ पर्टिकुलर अदर हेल्थ प्रॉब्लम। फिर देखें, मैंने हेल्थ पहले पोल्यूशन की बात की तो फिर उसके साथ ही रिलेट है हेल्थ प्रॉब्लम। डायरेक्टली रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन, एयर pollutant include a heart disease, eye irritations and so on। गौर से जरा इसके ऊपर नोट करें इसको। इट इज आवर लिक्सिकल कोहिजन, इसको हम क्या कहेंगे, लिक्सिकल कोहिजन है, क्योंकि हमने जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड वर्ड जब हम यूज करते जाएंगे इट विल बी नोन एज लिक्सिकल कोहिजन। रीआइट्रेशन, Henry's has brought a new jaguars। जैगुर का मतलब लिखे चीता या जो लेपर्ड होता है उसको कहते हैं जैगुर। हेनरी एक नया उसने चीता जो है वो खरीदा है। ही प्रैक्टिकली लिव इन द कार। अब जो वो रहता है किसमें, अब जागुर चीते के बारे में बात हो रही है तो हम इसे कहेंगे, ये भी रीआइट्रेशन, सुपर ऑर्डिनेट इसको कहते हैं। आई टर्न द एसेंट ऑफ द पीक। एसेंट का मतलब होता है किसी चीज से के ऊपर चढ़ना, डिसेंट का मतलब होता है उतरना, और एसेंट का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर चढ़ना, यानी पीक होता है किसी पहाड़ी। कहता है आई टर्न टू द एसेंट ऑफ द पीक, जब मैं कहता है कि उस पीक की तरफ मैंने सफर किया या ऊपर गया। द क्लाइम इज परफेक्टली इजी। आप देखिए क्लाइम जो है वो उसका मानी इस्तेमाल हुआ एसेंट का, तो ये लिक्सिकल कोहिजन में आएगा और ये आइट्रेशन की, रीआइट्रेशन की मिसाल है। ये सिनोनिम एज ए यूज हुआ है, यानी बतौर आप सिनोनिम यूज कर सकते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई मानी यूज कर सकते हैं, वो सारा कोहिजन में आएगा। चाहे वो आप उससे कोई लिंक यूज करें, चाहे उसके बारे में बात करें, चाहे उसका मानी यूज कर लें, चाहे उसको आप हवाला दे लें, वो सारे दीज आर द कोहेसिव डिवाइसेस। I turn to ascent of the peak, the thing is perfectly easy। जर्नल नाउन, हम इसकी अब हमने उसकी जगह पे जर्नल नाउन यूज कर लिया है, the thing। There is a boy climbing there that tree, यानी एक बॉय है जो ट्री पर चढ़ रहा है। The lad का मतलब लिखें जवान, यूथ, यंग। The lad is going fall off इफ ही डज नॉट केयर। वो जो नो यूथ है, जो बॉय चढ़ रहा है ऊपर ट्री के ऊपर, अगर उसने केयर ना की तो वो गिर पड़ेगा, इसे कहेंगे नियर सिनोनिम यूज हुआ है। ये भी कोहेसिव है, लेकिन ये एक सिनोनिम यूज किया है। हम अपनी कोहेसिव जो सिलेक्शन है वो अपने नॉलेज के मुताबिक कर सकते हो। हर बंदा अपने इल्म के मुताबिक करता है, जितनी उसके पास वोकैबुलरी होती है, लेक्सिकल स्टोर्ड वोकैबुलरी है, उसके मुताबिक वो यूज करता है। मेरी और है, आपकी और है, समबॉडी की और है, किसी और की और है, हर इंसान की, इसलिए उसका स्टाइल और बोलने का अंदाज डिफरेंट होता है, अंदाजे भी। कोलोकेशन, व्हाट इज कोलोकेशन? आई हैव टोल्ड यू कोलोकेशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सिलेक्शन ऑफ वर्ड व्हेन टू नाउन्स, प्लीज राइट इट डाउन। ये कैसे बनता है कोलोकेशन?
कोलोकेशन को फॉर्म करने का तरीका ये है कि आप नाउन प्लस नाउन की बना सकते हैं, नाउन प्लस वर्ब की बना सकते हैं, वर्ब प्लस नाउन की बना सकते हैं, वर्ब प्लस एक्सप्रेशन विद प्रेपोजिशन की बना सकते हैं, वर्ब प्लस एडवर्ब की बना सकते हैं, एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव की कोलोकेशन बना सकते हैं। प्लीज राइट इट डाउन कि कोलोकेशन जो फॉर्म करने का तरीका है, नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस वर्ब, वर्ब प्लस नाउन। जैसे मैंने कहा डीप फीलिंग, वेरी नाइस, ठीक है, डीप पॉकेट, डीप स्लीप, डीप ट्रबल, हैवी रेन, हैवी स्लीपर। सो दीज आर कोलोकेशंस यू कैन फॉर्म अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप अपनी नीड के मुताबिक नेटिव स्पीकर जो हैं वो बनाते हैं और उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए जो नॉलेज है ना, लैंग्वेज का नॉलेज बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ईंट के साथ ईंट मिलके एक बिल्डिंग बना देती है, तो इसी तरह आप इस तरह का जो नॉलेज है वो डे बाय डे लर्न करके पूरी लैंग्वेज हासिल कर लेते हैं। यू कांट स्पीक इंग्लिश विद इन वन डे, इट नीड्स टाइम, इट नीड्स एजेस टू लर्न, बिकॉज लैंग्वेज इज अ सिस्टम। लैंग्वेज भाई एक सिस्टम है, उसे आप एक दिन में नहीं हासिल कर सकते। यू नीड टाइम, इट विल टेक टाइम। लोग एक्वायर कर लेते हैं लैंग्वेज, कोई बात नहीं, लोग लैंग्वेज बोलना तो सीख लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज के साथ उसके और भी तो सिस्टम हैं। फोनोलॉजिकल सिस्टम, ग्राफोलॉजिकल सिस्टम, सिंटैक्टिक सिस्टम, सिमेंटिक सिस्टम, सिमोटिक सिस्टम, ठीक है। ये आपने एक उसका फोनोलॉजिकल लेवल पे सीख लिया तो दूसरे सिस्टम जो सिमेंटिक सिस्टम, कॉन्टेक्सुअल सिस्टम, डिस्कोर्स एनालिसिस, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, तो सिस्टम क्या होता है जो बहुत सारी चीजों से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं सिस्टम। तो लैंग्वेज जो, अगर हम लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन मैंने की थी पहले, तो मैंने क्या बताया था आपको, लिंग्विस्टिक इज अ साइंटिफिक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इट्स डेवलपमेंट, इट्स ओरिजिन, हाउ इट इज डेवलप्ड, हाउ इट इज इवॉल्व्ड, हाउ इट इज ओरिजिनेटेड। तो ये कैसे डेवलप हुई, कैसे बनी, कैसे, और ये सिस्टमैटिक मतलब कि बहुत सारे सिस्टम से जुड़ के बनी है। तो बहुत सारे सिस्टम है भाई, साउंड, स्ट्रक्चर, मीनिंग, उसके हमने डिस्कस भी किया था। और वैसे भी अप्लाइड लिंग्विस्टिक जो है वो 1940 और राउंड अबाउट 1970 के बाद जब ये सिस्टमेटिकली रिकग्नाइज हुआ है अप्लाइड लिंग्विस्टिक, और 50 ईयर के बाद आज अप्लाइड लिंग्विस्टिक ने अपने अंदर किस किस चीज़ को ले लिया है, वो मैंने आपको उस दिन लेक्चर दिया भी था। It has encapsulated many fields. Before some people called it linguistic applied, but later some people called it, don't call it linguistic applied, rather call it inter or multidisciplinary field, because it has encapsulated psychology, anthropology, neurology, sociology, and even talk about the science as well, law as well. Language was a language for specific purpose. अगर कोई लॉ से रिलेटेड बंदा है तो उसे भी लैंग्वेज का इशू है, अगर कोई साइकोलॉजी से बंदा है रिलेटेड तो उसे भी लैंग्वेज का इशू, कोई टीचर है तो उसे भी लैंग्वेज का इशू है। तो अप्लाइड लिंग्विस्टिक जो है वो एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन है किसी लैंग्वेज की, और स्पेशली लैंग्वेज उसमें सेंट्रल एलिमेंट है। सो इट विल स्टडी लैंग्वेज with respect to psychology, sociology, anthropology, and neurology. It will even discuss about the language acquisition system, foreign language system, learning system, language teaching system, language policy, language teaching, language for the lawyers, language for the teacher, language for the doctor, language for the psychologist, language for the neurologist, language for the scientist. So it means that it has encapsulated a lot of fields inside it. So collocations that is achieved through the associations of the lexical items that regularly co-occur. These lexical items or words tend to occur in a similar environment. For instance, मिसाल के तौर पर hair comb, reader, writer, डोर, विंडो, यानी इनसे रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं ये सारे जो हैं वो इसके अंदर कोहेजन आपकी बना सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं इसके अंदर। जैसे हेयर है तो हेयर से रिलेटेड फिर कॉम भी आएगी, रीडर है तो रीडर से रिलेटेड राइटर भी आएगा, डोर, विंडो, चेयर, टेबल, नॉर्थ, साउथ, पीस, वर, बी, हनी, एटसेट्रा। वाई डज दिस लिटिल बॉयज रिगल? Why does this little boy wriggle?
रिगल का मतलब देखें जिग जैग करना, जिग जैग करना। वाई डज दिस लिटिल बॉय रिगल्स ऑल द टाइम, क्यों ये छोटा बच्चा जिग जैग करता रहता है, इधर उधर हिलता रहता है। गर्ल डोंट रिगल, लड़कियां तो ऐसे जिग जैग नहीं करती। ठीक है, अब देखें ये जो बॉय है ये किससे रिलेटेड है, गर्ल से, यानी गर्ल और बॉय की जो कोहिजन क्रिएट कर रहा है वो बॉय पहले हमने यूज किया तो उसके साथ गर्ल जो है वो खुद ही रिलेट हो जाएगा। एनालिसिस ऑफ द कोहेरेंस, लें जी, ये एक छोटी सी है, इसको आपने, छोटा सा टेक्स्ट है, इसको आपने पढ़ना है और इसके अंदर आपने कोहेरेंस जो है वो फाइंड करना है। नीचे उस मैंने फाइंड किया भी हुआ, नीचे आपने नेक्स्ट है, इसको मैंने एनालाइज किया हुआ। रेपिटेशन जो वर्ड है जो हुई है बार बार, ये कोहेरेंस जो है ये रेपिटेशन क्रिएट कर रही है। पीक जो है, पीक रेपिटेशन ऑफ प्रोनाउन जो यूज हुआ है, इट इज आल्सो फॉर द कोहेरेंस। प्रोनाउन ऑफ रेफरेंस यूज हुआ है इसके अंदर, ये भी कोहेरेंस से रिलेटेड है, दीज। ठीक है, ट्रांजिशनल टैग यूज हुआ है, बट स्टिल प्रोनाउन रेफरेंस जो है वो यूज हुआ है, इट, दिस। रेपिटेशन एंड पैरेलल्स जो हैं, यू, मनी एंड योर टाइम एंड योर अरिबाल, प्रोनाउन रेफरेंस जो हैं वो यूज हुए हैं, दे एंड यू। पैरेलल फॉर्म्स जो हैं वो यूज हुई हैं, हु यू आर एंड व्हाट यू लाइक। पैरेलल का मतलब होता है ना, हु यू आर और व्हाट यू, दो चीज़ें जब आमने सामने एक दूसरे के खड़ी हों बराबर लेवल पे, तो मैंने कहा था एग्रीमेंट लेवल पे खड़ी हूँ तो उसे पैरेलल कहते हैं। ये हु यू आर, तुम कौन हो, एंड व्हाट यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो। आगे जी, एनालिसिस ऑफ द कोहेरेंस। Late in the early morning hours in the Spanish cafe, in the Spanish cafe, and old man drinks brandy. एक old man जो है वो brandy पीता है। ठीक है जी। A young waiter is angry. Young waiter नाराज होता है। He wishes that the old man would leave so that he and an older waiter could close the cafe and go home. कि वो बूढ़ा शख्स चला जाए और वो उस कैफे को, जो वो जहाँ पे शराब बेचते हैं, वो उसको क्या करें, उस कैफे को बंद करके घर जाएं। ही इंसल्ट द डेफ ओल्ड मैन, वो ओल्ड मैन की इंसल्ट करता है। एंड पेनफुली इनडिफरेंट टू द ओल्ड वेटर्स फीलिंग, एंड पेनफुली इनडिफरेंट टू द ओल्ड वेटर्स फीलिंग्स, वो उस ओल्ड वेटर की फीलिंग से बिल्कुल लाताल्लुक होते हैं। व्हेन ही स्टेट दैट एन ओल्ड मैन इज अ नेस्टी थिंग, जब वो उसे कहता है कि ओल्ड मैन तो एक बहुत बुरा शख्स है। द older waiter however realized that the old man drinking brandy after brandy is not nasty, यानी फिर उसके बाद उसे पता चलता है कि ओल्ड मैन जो उसने ब्रांडी पी है, वो ब्रांडी जो है वो नेस्टी यानी बुरी नहीं है। ही इज ओनली लोनली, वो तन्हा था। नो डाउट दैट इज द रीजन, यही वजह है। वाई ही एन ओल्ड मैन ट्राई टू हैंग हिमसेल्फ लास्ट वीक, यही वजह है कि वो लास्ट वीक यानी वो ऐसा कर रहा था बूढ़ा शख्स जो। When the old man leave, the waiter close the cafe. अब देखें, एक बूढ़े शख्स की बात हो रही है, वो कोई ब्रांडी पी रहा है, कोई बियर है वहां पे किसी कैफे में बैठ के, उन्होंने बंद करना है, उन्होंने जाना। तो कैसे देखें इसके अंदर एक कोहेरेंस है, पूरी जो टेक्स्ट है वो जिस बात के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, तो वो पूरी सेंस जो है कैसे चल रही है, इसको कहते हैं कोहेरेंस। ये एनालिसिस की है, नीचे देखें एनालिसिस, हाँ जी ये, तो ये वो रेफरेंस है जहाँ से हमने ये चीज़ें ली हैं। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट। मैं आपको कोहेरेंस और कोहेसिव डिवाइसेस से रिलेटेड कुछ टॉपिक भी दूंगा, होमवर्क सेंड करूंगा, उसको आपने करना है। अच्छा, मैंने आपके लिए एक और असाइनमेंट जो है वो प्लान की है, वो भी ओपन करें, टाइम है, उसको भी पढ़ लेते हैं। ओपन प्लीज, अगर है आपके पास। ये एक बुक है डिस्कोर्स एनालिसिस, मेरे पास बुक भी है, अगर आप कहें तो मैं सेंड कर दूंगा। ये मैंने उससे ली है ये चीज़ें। ये पैल्ट्रिज जो है पेज नंबर 13 to 19 जो है उसकी बुक है, उससे मैंने ये टेक्स्ट ली है। Students should be able to list the difference between the spoken and written discourse. After studying it, you will be able to understand what is difference between the spoken and written discourse. आपको पता है कि written discourse और spoken discourse के बारे में हर बंदे के different views हैं. Some people say that written discourse is well planned because you are given a topic and you speak.
Some people say spoken discourse is not well planned because wherever you go and whatever the context and situation you speak accordingly. For example, you go to college, you started speaking with your friend, you are not well planned, you impulsively talk to your friend. You go to class, you are not well planned, you started talking to your teacher, whoever, whatever situation in front of you, you started talking. So whenever you talk about especially written, you have to well plan. You have to write essay, you have to learn first of all, then you will write essay. You have to stock your vocabulary, and after stocking your vocabulary, you will be writing over it. So it means written discourse demand well planned, systematic idea, and then you jot it down. So this is what we are going to discuss. For each difference, explain the commonly held view and its rebuttal. Rebuttal होता है जो उसके खिलाफ जो आर्गुमेंट आते हैं, उसको rebuttal कहते हैं. जैसे मैं कोई पॉइंट बोलूं, डिबेट हो रहा हो, तो आप उसके मुकाबले में आप अपने कॉन्ट्राडिक्टरी रिमार्क्स दें, उसे कहते हैं rebuttal रिमार्क. यू आर गोइंग टू रिफ्यूट. rebuttal भी इसकी मौजूद है. एक्सप्लेन मैकार्थी व्यूज ऑफ द कॉन्टोनम्स. कॉन्टोनम्स का मतलब होता है सीरीज में, होल. देखें जी, जनरल डिफरेंस बिटवीन द स्पोकन एंड द रिटन डिस्कोर्स और कॉन्टोनम व्यू, और उसके बाद कॉन्टोनम व्यू है, हम दोनों देखते हैं. जनरल डिफरेंस: ग्रामेटिकल इंट्रिकेसी, लेक्सिकल डेंसिटी, नॉमिनलाइजेशंस, explicitness, contextualizations, spontaneity, repetition, hesitations and redundancy. अच्छा, इन सारे पॉइंट्स में से कोई ऐसा पॉइंट जो आपको ये लगता हो कि सर ये मुझे मुश्किल लगता है, मैं उस पे ऊपर ज्यादा रोशनी डालूं. ग्रामेटिकल इंट्रिकेसी होती है जी, जो आपका रिटन डिस्कोर्स होता है उसके अंदर ग्रामेटिकल इंट्रिकेसी होती है, लेक्सिकल डेंसिटी होती है, नॉमिनलाइजेशन होती है. नॉमिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वर्ब से क्या बनाया जाता है, बाज़ औक़ात वर्ब से नाउन बनाया जाता है, एडजेक्टिव बना दिया जाता है, एडजेक्टिव से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, इस तरह चेंजेस की जाती है पार्ट ऑफ स्पीच की. नाउन, वर्ब, प्रोनाउंस और एडवर्ब, और उसके बाद इंटरजेक्शन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशन, ये ऐसी चीज़ें जो है इनमें चेंजेस की जाती हैं. पार्ट ऑफ स्पीच चेंज किए जाते हैं ताकि नॉमिनलाइजेशन करती जाए. इसको कहते हैं नॉमिनलाइजेशन. एक्सप्लिसिटनेस, वाज़ेह. कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, कहाँ खड़े हैं, कैसे खड़े हैं. स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है नेचुरली, जो मुंह से नेचुरली निकलती है. स्पोकन डिस्कोर्स नेचुरली होता है. रेपिटेशन, हेजिटेशन, रिडंडेंसी. अच्छा, हेजिटेशन किस में होती है? आपको हेजिटेशन होती है स्पोकन डिस्कोर्स, और जबकि दूसरा डिस्कोर्स जो आप रिटन डिस्कोर्स है, चूंकि कोई सामने नहीं होता, आप फ्री हैंड होते हैं, जो मर्जी लिखते हैं. वो बात अगर मैं आपसे कुछ कहूं कि ये बोल के दिखाएं तो आपके लिए मुश्किल होगी, लेकिन वही बात मैं कहूं लिख के दिखाएं, आप लिख के मुझे दे देंगे. ग्रामेटिकल इंट्रिकेसी. इंट्रिकेसी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी, पेचीदगी. रिटन डिस्कोर्स इज मोर स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स एंड मोर एलैबोरेट देन स्पोकन डिस्कोर्स. रिटन डिस्कोर्स मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है. स्पोकन डिस्कोर्स से अगर आपसे मैं बोलता जाऊं तो आप मुझे वैसे ही जवाब देती जाएंगी, वैसे आंसर करती जाएंगी, आपके लिए मुश्किल तो नहीं है. यू कैन टॉक इजीली. इन अदर वर्ड्स, सेंटेंसेस इन द स्पोकन डिस्कोर्स आर शॉर्ट एंड सिंपल, वेयर एज दे आर लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन रिटन डिस्कोर्स. स्पोकन डिस्कोर्स में क्या होता है? सेंटेंसेस क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं, सिंपल होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होते हैं. जबकि रिटन डिस्कोर्स में क्या होता है? वो लंबे लंबे होते हैं, बाज़ औक़ात उनको बड़ा एक्सटेंड किया जाता है, क्लबिंग किया जाता है, कोलोकेशन यूज़ की जाती है, बहुत सारे नाउन एडजेक्टिव जो मिला के उसे बड़ा फ्लावरी बना के पेश किया जाता है. रीबटल, इसके बारे में इसको रद्द किया है Halliday उसको आर्ग्यू करता है. Halliday argues that spoken discourse is not as less organized. वो कहता है जी स्पोकन डिस्कोर्स भी कोई लेस ऑर्गेनाइज नहीं होता. देखें, आप कुछ लोग बोलते हैं तो बड़ा वेल ऑर्गेनाइज लगता है, और कुछ बोलते हैं तो वो ऐसे टूटी फूटी लैंग्वेज लगती है. He claims that spoken discourse has its own kind of complexity. स्पोकन डिस्कोर्स की भी एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है, Halliday कहता है.
In spoken discourse, clauses are long and spread out. Spoken discourse can be grammatically intricate as well. कहता spoken discourse भी intricate हो सकता है, यानी ये उसने उसकी रिबटल दी है, उसके मखालफ उसने व्यू दिया है. पहले एक व्यू आया और उसने उसकी रिबटल दी है हेलिडे ने. लिक्सिकल डेंसिटी. लिक्सिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि डेंसिटी का मतलब होता है गुंजान होना. लिक्सिकल का मतलब कि बहुत ज्यादा वोकैबुलरी इस्तेमाल करना. Lexical density refer to the ratio of the content word. Content word कौन कौन से हैं? Noun, verb, adjective and adverb. और prepositions और article क्या होते हैं? Functional words. Write it down please. Lexical words के अंदर क्या चीजें आती है? Lexical density के अंदर refer to the ratio of the content word. Content word कौन कौन से हैं? Noun, verb, adjective and adverbs. और functional word, preposition और article. ये दोनों ये क्या है? फंक्शनल वर्ड्स है. स्पोकन डिस्कोर्स इज लेस lexically dense than the written discourse. Content word tend to be spread out over the numbers of clauses, whereas they seem to be tightly packed into the individual clauses. Nominalizations. लिख लें जी. पार्ट ऑफ स्पीच का चेंज करने को कहते हैं नॉमिनलाइजेशन. और ये अखबारों में आप देखेंगे बहुत ज्यादा नॉमिनलाइजेशन करते हैं. वो नाउन बहुत ज्यादा बनाते हैं क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन देनी होती है. तो वो कहते हैं जैसे पीएम डिमांड्स डेट रिलीफ. पीएम डिमांड्स डेट रिलीफ टू द यूनाइटेड नेशंस. पीएम खान डिमांडेड डेट रिलीफ. लें जी. पीएम कॉल्स फॉर डेट रिलीफ. फ्रेजल वर्ब बड़े यूज करते हैं. कॉल्स फॉर. तो इस तरह की अगर आप नॉन लिटरेरी टेक्स्ट का, मैं इसीलिए कहता हूं कि डिस्कोर्स एनालिसिस का जो स्टूडेंट है उसे लिटरेरी और नॉन लिटरेरी एनालिसिस आना चाहिए. किसी को बंदा कहे ना कि अगर लेट सपोज आपने 6 स्टेप किसी सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है, तो अगर मैं आपको नीचे से कहूं कि डायरेक्ट आप 6 स्टेप पे पहुंच जाएं, तो वो आपके लिए मुश्किल होगा. आप परेशान हो जाएंगी और देखती रहेगी कि मैं 6 स्टेप पे कैसे जाऊं, मुझे पहले स्टेप पे तो चढ़ना पड़ेगा ना. तो इसीलिए एक हर चीज का ना स्टेप बाय स्टेप नॉलेज होता है. अगर हम उसको भैया उसे 7 सीढ़ी पे ले जाएं तो वो वहां से बेचारा या तो गिर पड़ेगा या अव्वल तो वो इतना जंप ही नहीं कर सकता. तो या कोई बंदा इतना वजन नहीं उठा सकता तो आप उसके ऊपर 2 मन लाद दें. तो इसलिए बड़े तरीके से ना एक टीचर को पता होता है कि उसने कैसे चलाना है क्लास को. दैट इज वाई आई वांट टू टीच यू अबाउट द लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट, हाउ टू एनालाइज दैम. रिटन डिस्कोर्स हैज हाई लेवल्स ऑफ द नॉमिनलाइजेशन, मोर नाउन देन वर्ब. ज्यादा नाउन इस्तेमाल करते हैं. वो वर्ब के क्या नाउन बनाते हैं. रिटन डिस्कोर्स जैसे एक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव, तो उसकी एक्टिविटी बना दिया, नाउन बना दिया. एडजेक्टिव से नाउन बना दिया, वर्ब से नाउन बना दिया. यानी एक चीज़ को जैसे मोस्टली आपको मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट पार्ट पे आप स्ट्रेस दे दें तो वो नाउन बन जाता है, सेकंड पे दे दें तो वो वर्ब बन जाता है. तो नाउन ज़्यादा बनाते हैं. मोर नाउन्स देन द वर्ब. रिटन डिस्कोर्स टेंड टू हैव लॉन्गर नाउन ग्रुप्स देन द स्पोकन डिस्कोर्स. मैंने पहले ही बताया कि अखबार चेक कर लें, डाउन अखबार को पढ़ा करें, उसको अंडरलाइन किया करें, उसमें देखा करें कि कितने नाउन यूज करते हैं, कितने वो एडजेक्टिव यूज करते हैं, कितने फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, कितनी वो उनका मकसद क्या है, उनकी टोन क्या है, वो कौन सी टोन में बात कर रहा है, सैड है, क्रिटिकल है, या वो किसी की फेवर कर रहा है. ठीक है. नाउन कितने हैं, वर्ब कितने हैं, एक्टिव कितने हैं, पैसिव कितने हैं, डायरेक्ट में कैसे बात कर रहा है. अगर वो डायरेक्ट यूज कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, इम्पर्सनल डिस्कोर्स दे रहा है. अगर वो पैसिव वाइज यूज कर रहा है तो ही इज शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रादर ही इज गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समबॉडी एल्स. राइटर क्या करता है कि वो पैसिव वाइज यूज करता है. salmon have been killed in the spirit, 7 people are dead in the spirit. उसमें वो नाम नहीं किसी का फिर बताएगा, वो हाइड करेगा इंफॉर्मेशन. तो वी विल चेक इट, वी विल एनालाइज इट्स कॉर्पस एंड कॉर्पस. उसकी बॉडी को भी हम एनालाइज कर सकते हैं उस टेक्स्ट की. विल लर्न ऑल दीज थिंग्स.
एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? वाजे। राइटिंग इज मोर एक्सप्लिसिट देन स्पीच। कहता है जी राइटिंग जो है वो ज्यादा एक्सप्लिसिट। रिबटल इसकी आई है, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट। अ राइटर स्पीकर कैन स्टेट समथिंग एक्सप्लिसिटली इन्फर्ड, इट डिपेंड ऑन द मैनी वेरिएबल्स। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, contextualization refer to the extent, contextualization refer to the extent knowledge of the context is needed to interpret a text. Writing is more decontextualized than speech. Speech is more attached to the context than writing because speech depends on the shared situations and background for the interpretations. ऊपर उसने कहा जी कॉन्टेक्स्ट जो होता है ना वो नॉलेज से रिलेटेड होता है, यानी वो बताता है कि किस स्टेट पे आप खड़े हो, कैसे उसको इंटरप्रेट करना है, कैसे उसको वाजे करना है चीज़ को। तो कॉन्टेक्स्ट जो है बहुत सारी चीज़ें बता देता है। अखबार पढ़ो तो उसका कॉन्टेक्स्ट जो है बहुत सारे मानी जो है आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है, इसका मतलब ये होगा वोकैबुलरी का। राइटिंग इज मोर डी कॉन्टेक्चुअलाइज, राइटिंग जो है वो डी कॉन्टेक्चुअलाइज होती है, जबकि जो स्पीकिंग है वो कॉन्टेक्चुअल होती है। हम देखें, हमें पता है कि अगर किसी की डेथ हुई है तो हमने वहाँ पे क्या अल्फाज बोलने हैं, हमें पता है कि शादी पे अगर हम जा रहे हैं तो कौन सा ड्रेस पहन के जाना है और कैसे बोलना है वहाँ पे, हमें पता है कि कहाँ स्पीच करनी है, स्कूल, उस्ताद, टीचर, क्लास, दोस्त, फ्रेंड, और हर तरह हमें टोटली हम आगाह होते हैं तो वर्ड बड़े सिस्टमेटिकली निकालते हैं अपने मुंह से। हम वहाँ पे कभी शादी पे मातम नहीं करते। तो वी are in fact according to the context in speaking, but whenever we are in writing, you know that writing you have to write systematically, you need to plan, you have to have knowledge about the topic. Without knowledge you can't write. If I give you a task, please you will write 250 words on coronavirus, you have to research about coronavirus, you can't write. आप उसके बारे में नहीं लिख सकती जब तक आप उसके बारे में रिसर्च नहीं करती, आप उसके बारे में आर्टिकल नहीं पढ़ती, आप उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं लेती। वो कोरोना वायरस क्या है, कैसे आता है, वो जानदार है, बेजान है, वो बैक्टीरिया, वो किसी बैक्टीरिया से बना है, या वो कोई वायरस है, वो डेड होता है, या वो जिंदा रहता है, या वो कोई पैरासाइट है, क्या चीज़ है। यू हैव टू गेट इंफॉर्मेशन थॉरली अबाउट कोरोना वायरस, या देन यू विल जस्ट जॉट इट डाउन द पॉइंट्स एंड आफ्टर दैट यू विल मेक अ बॉडी ऑफ द एसे लाइक इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, देन यू विल राइट द पॉइंट, यू विल क्रिएट cohesion and coherence in the essay, then you will write it down. So lot of things are needed in a way to write something and in a way to speak something. स्पीकिंग के लिए भी अगर खास टॉपिक पे बोलना हो तो फिर भी आपको नॉलेज चाहिए। This is reality. Writing is more decontextualized than speech. Speech is more attached to the context than writing because speech depends on the shared situations and background for the interpretations. Contextualization, इसकी भी rebuttal जो है वो दी है और ये वही होगी जो मैंने दी है। This may be the true of the conversation, but not in all type of the spoken discourse. Sometimes written discourse may show high dependence on the shared contextual knowledge, personal letter between friends. तो बाज़ औक़ात कहता है कि जो written जो होता है उसके लिए भी contextualization की ज़रूरत पड़ती है। Spontaneity का मैंने बताया कि natural जो मुंह से निकलता है उसको कहते हैं spontaneity और spontaneous conversation, जो हम आम दूसरों के साथ बोल रहे थे। स्पोकन डिस्कोर्स lacks organizations and is ungrammatical because it is a spontaneous. बहुत सारे देखें हम बोलते वक्त बहुत सारी वर्ड्स जो हैं वो फॉर्मल इनफॉर्मल मिक्स करके बोल देते हैं। whereas written discourse is organized and grammatical, और written जो है वो बड़ा grammatical बनाते हैं। Spoken discourse contain more uncompleted and reformulated sentences. Topic can be changed. Speaker may interpret and overlaps. Rebuttal आया इसका भी। Spoken discourse is organized but is organized differently from the written discourse. यानी वो भी discourse organized होता है लेकिन वो और तरीके से।
रेपिटेशन, हेजिटेशन और रिडंडेंसी. Spoken discourse contain more repetitions, hesitation and redundancy because it produced in the real time, on the spot. Spoken discourse may pauses and fillers such oh, are. So these are the sound we can also include with it, with even some posture, signals. तो इस तरह की चीज़ें भी हम उसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं. जैसे हम उसमें पासेस यूज़ कर लेते हैं, सिग्नल यूज़ कर लेते हैं, बहुत सारे इशारे जो हैं वो दे के बाद समझा लेते हैं. ठीक है, तो स्पोकन डिस्कोर्स जो है वो रिटन डिस्कोर्स से बड़ा मुख्तलिफ है. कॉन्टिनम व्यूज़. कॉन्टिनम का मतलब लिखें होल व्यू, यानी मुकम्मल जो इसके बारे में व्यू है. मैकार्थी जो है 2001 में आर्ग्यूज ऑफ द कॉन्टिनम व्यू रादर देन सिंपल one-dimensional difference between the spoken and written discourse. In other words, difference are viewed as being on a continuum. Continuum का मतलब होता है सीरीज. ग्रामेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी है. पब्लिश एकेडमिक राइटिंग और कैजुअल कन्वर्सेशंस. पब्लिश एकेडमिक राइटिंग, प्रिपेयर्ड एकेडमिक राइटिंग और कैजुअल कन्वर्सेशंस. और उसके बाद इंटरपर्सनल इन्वॉल्वमेंट है. This is all about the spoken and the written discourse. So today we have discussed about the remaining assignment related to coherence and cohesions. आज मैं आपको एक टेक्स्ट दूंगा. उस टेक्स्ट में से आपने एक तो कोहेसिव जो एलिमेंट्स हैं वो निकालने हैं और उसकी कोहेरेंस जो है वो अगर तो आपको लगे कि ये इसके अंदर कोहेरेंस है तो नीचे आपने उसको पढ़ के आर्गूमेंट देने हैं मुझे कि सर इसके अंदर ये मैंने फाइंड की हैं, ये चीज़ें जो इसके अंदर हैं ये कोहेसिव डिवाइसेस हैं. और ओवरऑल जब मैं इस टेक्स्ट को पढ़ती हूँ तो ये मुझे कोहेरेंट भी लगता है. कोहेरेंट मीन के जो टॉपिक हो अगर उसी के बारे में ही वो डिस्कस कर रहा है तो दैट इज़ कोहेरेंट. एंड अदरवाइज आप नीचे लिख देंगी इनकोहेरेंट. आपने जस्ट पढ़ना है और उसमें से जो चीज़ें आपको लगें कि ये चीज़ें कोहेसिव डिवाइसेस हैं इसकी, उसको नीचे लिख देना, चाहे वो 10 हो 15 हों, और नीचे एक आर्गूमेंट एक लाइन का देना है. तो आपने वो मुझे सॉल्व करके सेंड करना है. मैं आपको सेंड करता हूँ एक छोटा सा आर्टिकल होगा, वो आप उसको फाइंड कर लें. किसी अखबार से मैं ले लेता हूँ, वो आपको सेंड कर दूँ. अच्छा, आप अखबार जो इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं आप लोग? डू यू हैव इंग्लिश न्यूज़पेपर? अच्छा, मेरे पास ना इंग्लिश तकरीबन